बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइसोमेट्री। लेट एक्स और वाई, ये हमारे पास कोई सी भी दो नॉर्म स्पेसिस हैं। देन अ मैपिंग टी ऑफ एक्स इनटू वाई, यानी टी जो है वो एक्स से वाई तक एक फंक्शन है या एक ऑपरेटर है, इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक और एन आइसोमेट्री इफ़ टी प्रिजर्व्स नॉर्म। प्रिजर्व्स नॉर्म से मुराद ये है कि आप टी को एक्स पर अप्लाई करें और उसकी नॉर्म निकालें, और एक्स जो एलिमेंट है उसकी नॉर्म निकालें, तो ये दोनों बराबर हों। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि टी प्रिजर्व्स नॉर्म, और इस केस में जो टी है वो एक आइसोमेट्री है। द स्पेस एक्स इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक विद द स्पेस वाई इफ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव आइसोमेट्री ऑफ एक्स ऑन टू वाई। द स्पेस एक्स एंड वाई आर कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्पेसिस। जैसे हमारे पास ग्रुप थ्योरी के अंदर कॉन्सेप्ट है आइसोमॉर्फिज्म का, या टोपोलॉजी में होम्योमॉर्फी का कॉन्सेप्ट है, होम्योमॉर्फिज्म। तो वैसे ही यहाँ पर आइसोमेट्रिक या आइसोमेट्रिक स्पेसिस मतलब कि ये दोनों स्पेसिस जो हैं इनका स्ट्रक्चर सेम है। एक्स और वाई जो हैं वो इक्विवेलेंट कह लें, या इन दोनों का जो एलिमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीशन ऑफ अ नॉर्म स्पेस। लेट एक्स हमारे पास कोई भी नॉर्म स्पेस है, अगर तो ये कंप्लीट है तो ठीक है, अगर ये कंप्लीट नहीं है तो हम एक ऐसी कंप्लीट नॉर्म स्पेस फाइंड कर सकते हैं सच डैट देन देयर इज़ अ बनाक स्पेस एक्स कैप एंड एन आइसोमेट्री ए। वहाँ हमने टी कहा था, यहाँ हमने कहा है कि ए जो है वो फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू डब्ल्यू, एन आइसोमेट्री ए फ्रॉम एक्स ऑन टू अ सबस्पेस डब्ल्यू। अब इसका मतलब ये है कि ए बाइजेक्टिव है और ए जो है वो नॉर्म को प्रिजर्व करेगा। ऑफ डब्ल्यू जो है वो सबस्पेस है एक्स कैप की, विच इज़ डेंस इन एक्स कैप। डेंस मतलब कि डब्ल्यू का क्लोजर जो है वो एक्स कैप के बराबर है। तो एक्स जो है वो नॉर्म स्पेस थी, तो हमें एक ऐसी कंप्लीट स्पेस मिल जाएगी एक्स कैप जिसके पास एक सब स्पेस है डब्ल्यू जो आइसोमेट्रिक है एक्स के साथ, और ये डब्ल्यू जो है वो एक्स कैप में डेंस है। द स्पेस एक्स कैप इज़ यूनिक एक्सेप्ट फॉर द आइसोमेट्री इफ़ एक्स डैश इज़ एनी बानाक स्पेस हैविंग अ डेंस सबसेट डब्ल्यू डैश आइसोमेट्रिक विद एक्स, देन एक्स कैप और एक्स डैश जो हैं ये आइसोमेट्रिक हैं। मतलब कि एक्स कैप जो है वो यूनिक है, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द आइसोमेट्री। अगर हमें एक ऐसी स्पेस मिल जाए एक्स डैश जिसके पास डब्ल्यू डैश एक डेंस सबसेट हो, और एक फंक्शन मिल जाए जो ए एक्स से डब्ल्यू डैश तक हो, बाइजेक्टिव हो, आइसोमेट्री हो, तो उस केस में एक्स डैश और जो एक्स कैप ये दोनों स्पेसिस आइसोमेट्रिक होंगी। एक्स से डब्ल्यू कैप तक हमने एक आइसोमेट्री डिफ़ाइन की। हमने कहा कि अगर हमें कोई और एक आइसोमेट्री मिल जाए सच डैट कि एक्स डैश है उसके पास एक डेंस सबसेट है, तो फिर ये दोनों स्पेसिस आपस में आइसोमेट्रिक हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेमी नॉर्म। अ सेमी नॉर्म इज़ अ फंक्शन ऑन अ वेक्टर स्पेस डिनोटेड बाय नॉर्म ऑफ वी सच डैट द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। नॉर्म ऑफ वी जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो है। नॉर्म के अंदर हमने एक डिफ़ाइन किया था कि नॉर्म ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंडीशन सेमी नॉर्म में नहीं है, बाकी तमाम कंडीशंस वही हैं। नो डैट इट इज़ पॉसिबल फॉर, अगर नॉर्म ऑफ एक्स या नॉर्म ऑफ वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो ये पॉसिबल है कि वी नॉन ज़ीरो हो फॉर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। तो ये सेमी नॉर्म में हमारे पास पॉसिबल है कि हम एक नॉन ज़ीरो वेक्टर लें और उसकी नॉर्म जो है वो ज़ीरो आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम नॉर्म डिफ़ाइन करते हैं कि नॉर्म ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस। तो ये एक नॉर्म है, ये एक सेमी नॉर्म है, सॉरी, ये हमारे पास क्या है, सेमी नॉर्म, यानी हर एक्स की नॉर्म ज़ीरो हमने असाइन की है। अब एक्स इट सेल्फ हमारे पास नॉन ज़ीरो हो सकता है लेकिन उसकी नॉर्म ज़ीरो है। फॉर एग्ज़ाम्पल द फंक्शनल, हमने एक स्पेस ली,
स्पेस ऑफ ऑल फंक्शन। फंक्शनल क्या है, हमारे पास एक फंक्शन होता है वेक्टर स्पेस से फील्ड तक, वेक्टर स्पेस से फील्ड तक। तो हमने हर फंक्शनल की जो नॉर्म है वो कैसे डिफाइन की है, नॉर्म ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब एफ जो है वो इट सेल्फ नॉन ज़ीरो है, लेकिन एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो ही है, क्योंकि जो हमारे पास फंक्शनल है वो ज़ीरो को ज़ीरो पर ही मैप करेगा। फॉर अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ अ सेमी नॉर्म विच इज़ नॉट अ नॉर्म। सेमी नॉर्म जो है वो नॉर्म होगी इफ़ norm of x is equal to 0 is equivalent to v is equal to 0, यानी x is equal to 0 if and only if x is equal to 0 हो तो हमारे पास ये नॉर्म है। और अगर ये कंडीशन हम ख़त्म कर दें तो फिर ये हमारे पास सेमी नॉर्म है, क्योंकि हमें ऐसे एलिमेंट्स भी मिल जाएंगे सेमी नॉर्म के केस में कि अगर नॉर्म ज़ीरो है तो फिर ज़रूरी नहीं है कि x जो है वो भी ज़ीरो हो। नेक्स्ट है हमारे पास लेमा। लेट ये हमारे पास कोई भी एक सेट है जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है इन अ नॉर्म स्पेस x ऑफ एनी डायमेंशन, देन देयर इज़ अ c ग्रेटर देन 0 such that for every choice of scalars alpha 1 alpha 2 up to alpha n, norm of this vector is greater or equal to c into absolute value of alpha 1 plus absolute value of alpha 2 up to absolute value of alpha n। और ये हम प्रूव करेंगे। मतलब ये एक सेट है हमारे पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हमें एक ऐसा c मिल जाएगा और स्केलर्स मिल जाएंगे सच डैट के इस वेक्टर की लेंथ जो है या नॉर्म जो है वो इससे ग्रेटर और इक्वल है। कोई ना कोई c मिल जाएगा और c जो है वो नॉन ज़ीरो है। लेट s जो है वो हमारे पास बराबर है, हमने सपोज कर लिया कि s बराबर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n। अगर तो s ज़ीरो है तो फिर ये प्रोडक्ट ज़ीरो है, और हमें पता है कि नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर वो या तो ज़ीरो होती है या ग्रेटर दैन ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि 1 हमारे पास होल्ड करेगी इन केस इफ़ s इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि c को तो हम ज़ीरो नहीं ले सकते। तो हमने सपोज कर लिया कि अगर s ज़ीरो है तो हर अल्फ़ा i ज़ीरो है, और अगर हर अल्फ़ा i ज़ीरो है s ज़ीरो है, तो इस केस में हमारे पास ये इन इक्वालिटी होल्ड करेगी। सेकंड केस ये है कि s इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर s ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब ये है, और c भी ज़ीरो नहीं है, तो ये साइड जो है ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है। ये क्या है, ग्रेटर दैन ज़ीरो। और ओबियसली एक ऐसा नंबर जो ज़ीरो नहीं है तो हम इस साइड को s से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू x इंटू वाई है और x भी नॉन ज़ीरो है, y भी नॉन ज़ीरो, तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा ओवर y जो है वो ग्रेटर दैन x है। अगर s ज़ीरो नहीं है तो 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं। हमने अब s क्योंकि एक स्केलर था तो हमने उसे नॉर्म के अंदर शिफ्ट कर दिया, अल्फ़ा 1 ओवर s 1, अल्फ़ा 1 ओवर s, अल्फ़ा 2 ओवर s, अल्फ़ा n ओवर s, और हमने कह दिया कि बीटा 1 बराबर है अल्फ़ा 1 ओवर s, बीटा 2 बराबर है अल्फ़ा 2 ओवर s, यानी बीटा i बराबर है अल्फ़ा i ओवर s। और अगर मैं इन सब का सम लूँ i फ्रॉम 1 टू n, इन सब का एलसीएम लें तो ऊपर s है और नीचे हमारे पास एलसीएम भी s आएगा, तो ये इज़ इक्वल टू 1 है। यानी इन तमाम स्केलर्स का सम जो है वो 1 के बराबर है, और हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो 2 में ट्रांसफॉर्म हो गई है, और ये इसके बराबर है कि ये जो नॉर्म है वो ग्रेटर और इक्वल टू c है। और हमने प्रूव ये करना है कि यहाँ पर एक ऐसा c एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा c एग्जिस्ट करता है। ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज कर लें कि हमारे पास ऐसा कोई भी c जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये साइड जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर c जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो है और हमें कोई ऐसा c ना मिले कि जिसके लिए नॉर्म ऑफ दिस वेक्टर जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू c हो, तो इसका मतलब यही है कि ये नॉर्म ज़ीरो है। ज़ीरो होगी तो हमारे पास ज़ीरो ग्रेटर दैन c, तो ऐसा कोई भी c नहीं मिलेगा। तो हमने सपोज कर लिया कि सपोज 2 डज नॉट होल्ड, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ym ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू c नहीं है तो फिर इसे लेस होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू c नहीं है तो लेस होना चाहिए। सपोज 2 डज नॉट होल्ड, देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ym ऑफ वेक्टर्स, और ym को हमने इस तरह से लिखा है एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x1 x2 अप टू xn।
और इन स्केलर्स का सम जो है वो 1 के बराबर है। सच डैट नॉर्म ऑफ y जो है वो 0 को अप्रोच करे एज m अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमने सपोज कर लिया है कि ऐसा कोई भी c एग्जिस्ट ही नहीं करता कि हम कोई वेक्टर लें और उसकी जो नॉर्म है वो c से ग्रेटर हो। सिंस हमारे पास ये जो समीशन है स्केलर्स का सम है ये 1 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी एक स्केलर को पिक करें किसी भी i के लिए तो वो लेस आर इक्वल टू 1 है, क्योंकि इनका सम जो है वो इज़ इक्वल टू 1 है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू 1 हो तो फिर अल्फ़ा जो है वो लेस देन 1 है और बीटा जो है वो भी लेस देन 1 है। हैंस फॉर ईच फिक्स्ड आई द सीक्वेंस, अब क्योंकि ये स्केलर है हमारे पास और अगर हम किसी आई को फिक्स कर लें तो हम देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ये सीक्वेंस जो है ये हमारे पास एक बाउंडेड सीक्वेंस है। फॉर फिक्स्ड आई द सीक्वेंस b1 bi सुपरस्क्रिप्ट में 1 है, यानी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, m टर्म एंड सो ऑन। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है और हमें ये पता है बाय बोल्जानो-वेस्टरास थ्योरम कि हर बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। तो हमने किसी i की जगह 1 रख लिया कि b1 b2 b3, ये एक हमारे पास इस सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है और लेट बीटा 1 जो है वो उसकी लिमिट है और हम ये कहते हैं कि गैमा 1m ये सब सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज करता है बीटा 1 को, ये कन्वर्ज करता है बीटा 1 को। अगर हम ym को देखें, हमने लिखा था ym इज़ इक्वल टू बीटा 1m x1 अप टू बीटा n m x n। तो बीटा 1m का हमने एक सब सीक्वेंस फाइंड कर लिया है गैमा 1m और ये कन्वर्ज करता है बीटा 1 को। तो हम इस बीटा 1 को इससे रिप्लेस कर देंगे। जब हम इससे रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास एक सब सीक्वेंस आ जाएगा ym का, यानी बाकी टर्म्स एज इट इज़ हम रखेंगे और बीटा 1m को गैमा 1m से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास एक सब सीक्वेंस है ym का, क्योंकि ये स्केलर्स जो हैं ये फील्ड में से हैं, x1 x2 xn ये जो हैं हमारे पास स्पेस में से हैं, तो ये एक लीनियर कम्बिनेशन है। और क्योंकि बीटा 1m का ये एक सब सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस ym का एक सब सीक्वेंस है। हेयर गैमा 1m अप्रोचेस टू बीटा 1 एज m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बाय सेम आर्गूमेंट हम बीटा 2 को गैमा 2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास y1m का एक सब सीक्वेंस आ जाएगा y2m, बाकी टर्म्स एज इट इज़। अब ओबियसली y2m जो है वो ym का भी सब सीक्वेंस है और गैमा 2m जो है वो बीटा 2m का एक सब सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज करता है बीटा 2 को। और इसी तरह अगर हम कंटिन्यू करें हमारे पास टोटल कितने स्केलर्स थे, n स्केलर्स थे, बीटा 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n या बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा n। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूइंग इन दिस वे आफ्टर n स्टेप्स वी ऑब्टेन अ सीक्वेंस ynm yn1 yn2 yn3 एंड सो ऑन ऑफ ym। ये हमारे पास ym के क्या हैं, सब सीक्वेंसेस हैं whose terms are of the form। ये एक सब सीक्वेंस था, ये एक सब सीक्वेंस है ynm बराबर है समीशन i फ्रॉम 1 टू n गैमा im xi। with scalars gamma im approaches to beta I as m approaches to infinity, और ये जो स्केलर्स हैं इनका जो सम है वो 1 के बराबर है as m approaches to infinity। इसका मतलब ये है कि जो ये सब सीक्वेंस है ynm ये अप्रोच करेगा y को as m approaches to infinity। अगर हम देखें हमारे पास जो गैमा 1m था वो अप्रोच कर गया बीटा 1 को, गैमा 2m जो था वो अप्रोच कर गया बीटा 2 को। इनफैक्ट हम इसे लिख सकते हैं
वाई एन एम को लिख सकते हैं गैमा 1 एम x1 गैमा 2 एम x2 अप टू गैमा एन एम एक्स एन। अब ये अप्रोच करता है बीटा 1 को, ये अप्रोच करता है बीटा 2 को, ये अप्रोच करता है बीटा n को। तो जैसे m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा ये हमारे पास y को अप्रोच करेगा, और y किसके बराबर है, y बराबर है बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 अप टू बीटा n xn, वेयर समीशन i फ्रॉम 1 टू n बीटा i जो है ये 1 के बराबर है, सो डैट नॉट ऑल बीटा i कैन बी ज़ीरो। अब क्योंकि इनका जो सम है, जितने भी स्केलर्स हैं इनका सम 1 के बराबर है, तो इनमें से कोई एक ऐसा स्केलर तो ज़रूर हमें मिल जाएगा जो ज़ीरो नहीं है, सो डैट नॉट ऑल बी आई कैन बी ज़ीरो। क्योंकि ये सेट हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और बीटा 1 x1 बीटा 2 x2 अप टू बीटा n xn ये लीनियर कम्बिनेशन है। क्योंकि तमाम स्केलर जो हैं इनमें से कम एक स्केलर तो ऐसा है जो नॉन ज़ीरो है, और अगर स्केलर नॉन ज़ीरो है तो फिर ये लीनियर कम्बिनेशन भी नॉन ज़ीरो है। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो, उसका लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो हो जाए तो तमाम स्केलर ज़ीरो होते हैं। यहाँ हमारे पास स्केलर, क्योंकि तमाम स्केलर ज़ीरो नहीं है तो ये लीनियर कम्बिनेशन जो है ये भी ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि y ज़ीरो नहीं है। अब y ज़ीरो नहीं है, और ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इसकी नॉर्म कन्वर्ज करती है y को, और y ज़ीरो नहीं है, लेकिन हमने सपोज़ किया था कि वाई एम की नॉर्म ज़ीरो को कन्वर्ज करती है, और ये सब सीक्वेंस है y का। और अगर ये y का सब सीक्वेंस है तो फिर इस सब सीक्वेंस के लिए ज़रूरी है कि ये भी ज़ीरो को कन्वर्ज करे, लेकिन ये एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट को कन्वर्ज करता है। यानी एक ऐसे एलिमेंट को कन्वर्ज करता है जिसकी नॉर्म जो है वो ज़ीरो नहीं है, एज m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एंड y n m इज़ अ सब सीक्वेंस ऑफ y m, वी मस्ट हैव norm of y and m converges to 0, hence norm of y is equal to 0। इसका मतलब ये है y is equal to 0 by using property of norm के norm of x is equal to 0। इसका मतलब ये है x is equal to 0, y is equal to 0। this is a contradiction क्योंकि y जो है वो नॉन ज़ीरो है, एंड hence the lemma is proved। contradiction किस बात को है के लिए है, हमने सपोज किया था कि कोई c एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट एनी सी, हमने ये सपोज किया था। तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि हमें एक सी मिल जाएगा जिसके लिए नॉर्म ऑफ डैट वेक्टर जो है वो ग्रेटर इक्वल है सी इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 2 अप टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा n। नेक्स्ट हम इसी लेमा की एक एप्लीकेशन देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी स्पेस है n x और हम उसकी कोई फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस लें तो वो कंप्लीट भी होगी। अगर कंप्लीट है तो फिर वो क्लोज है। एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस y ऑफ नॉर्म स्पेस x इज़ कंप्लीट एंड हैंस क्लोज्ड। इन पर्टिकुलर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस इज़ कंप्लीट। लेट y जो है हमारे पास एक सब स्पेस है x की, और y की डायमेंशन जो है वो n है, मतलब y जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस है। और ये हमारे पास y की बेसिस हैं, बेसिस ऑफ y। लेट y m जो है ये एक आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस है इन y m जो है वो एक आर्बिट्रेरी काशी सीक्वेंस है y में। ओबियसली y m जो है वो y का एक एलिमेंट है। अगर y का एलिमेंट है तो फिर हम y m को इस तरह से लिख सकते हैं, लीनियर कम्बिनेशन ऑफ बेसिस। सिंस y m काशी सीक्वेंस है, सो बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist natural number n such that for all m n greater or equal to n we have norm of y m minus y r is less than epsilon। हम इसे कंसीडर करेंगे। ये किसके बराबर है, ये बराबर था समीशन अल्फ़ा आई एम ई आई के, और वाई आर किसके बराबर है, समीशन अल्फ़ा आई आर ई आई। इन दोनों का डिफरेंस लें,
इस तरह लिख सकते हैं, फिर समीशन की फॉर्म में लिखा, और प्रीवियस लेमा जो हमने अभी पढ़ा है कि अल्फ़ा 1 x1 अप टू अल्फ़ा n xn ये ग्रेटर और इक्वल है c इंटू अल्फ़ा 1 अप टू अल्फ़ा n। तो यहाँ देखें ये हमारे पास एक स्केलर है जो कि अल्फ़ा 1 का काम करेगा, और ये वेक्टर है x1 या xi जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट था। तो हम इसे लिख सकते हैं c इंटू नॉर्म एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा 1 अप टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा n, जो कि हमने डायरेक्ट समीशन की फॉर्म में लिखा है, और ये लेस देन एप्सिलॉन था। तो इसका मतलब ये है कि एप्सिलॉन जो है वो ग्रेटर और इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्रेटर और इक्वल था, तो ये ग्रेटर और इक्वल है c इंटू समीशन अल्फ़ा आई एम माइनस अल्फ़ा आई आर। which implies summation I from 1 to n absolute value of this ये लेस और इक्वल है एप्सिलॉन बाय c। अगर हम अब देखें, अगर हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा ये लेस देन a है, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा भी लेस देन a है, बीटा भी लेस देन a है, गैमा भी लेस देन a है। तो ये सम जब लेस और इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेस देन है एप्सिलॉन बाय c फॉर ऑल एम एन ग्रेटर और इक्वल टू n। अब ये अगर हम देखें तो अल्फ़ा आई जो है ये हमारे पास एक रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और ये हमारे पास स्केलर्स थे r में से या c में से, यानी रियल नंबर्स हैं या कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। सॉरी, ये भी स्केलर है और ये भी स्केलर है, तो ये दोनों हमारे पास फील्ड के एलिमेंट्स हैं, या r में से हैं या c में से। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा इन r या c। द सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स अल्फ़ा आई एम बिहेव्स एज अ कॉची सीक्वेंस इन r या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। r या c ये दोनों कंप्लीट हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा ये जो सीक्वेंस है ये अल्फ़ा आई को कन्वर्ज करेगा एज m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फॉर ऑल i। अब वाई एम हमारे पास बराबर था अल्फ़ा 1 m e1 अप टू अल्फ़ा n m e n। अब अल्फ़ा 1 ये फील्ड का एलिमेंट है, या अल्फ़ा आई फील्ड का एलिमेंट है, और ये e1 e2 en ये y की बेसिस हैं। तो ये जो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा वो क्लियरली y का एक एलिमेंट है। हमने प्रूव ये करना है कि वाई एम कन्वर्ज करता है y को। उसके लिए हमें ये शो करना पड़ेगा कि वाई एम माइनस वाई की नॉर्म लेस दैन एप्सिलॉन है एज m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो हमने यही प्रूव करना है, या हम ये कह सकते हैं लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वाई एम इज़ इक्वल टू y। तो हमने कंसीडर की है नॉर्म ऑफ वाई एम माइनस वाई, और इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो ये बराबर है नॉर्म ऑफ, यहाँ आएगा समीशन आई फ्रॉम 1 टू n अल्फ़ा 1 m माइनस अल्फ़ा 1 e1 अल्फ़ा 2 m माइनस e2 अल्फ़ा 2 e2 अब हमने क्या किया है कि e1 e2 e3 अप टू en जो इनमें सबसे बड़ा हमारे पास वेक्टर है, हमने उसी वेक्टर से इन तमाम वेक्टर्स को रिप्लेस कर दिया है। यानी e1 की जगह हम वो वेक्टर रख देंगे, e2 की जगह पर भी हम वही वेक्टर रखेंगे, यानी जिसकी नॉर्म हमारे पास सबसे ग्रेटर होगी। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो अगर सबसे फॉर एग्जांपल e1 जो है वो सबसे बड़ा नंबर था, या सबसे ऐसा वेक्टर था जिसकी नॉर्म जो है वो बाकी तमाम वेक्टर्स या हम ये कह सकते हैं कि e1 जो है बाकी तमाम वेक्टर्स में सबसे मैक्सिमम था, तो हम e2 की जगह भी e1 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इस तरह हम लिखेंगे e1 ग्रेटर इक्वल टू e2 है, e1 जो है वो ग्रेटर इक्वल टू e3 है। तो हम ei को इन जनरल उससे रिप्लेस कर देंगे, k इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ e1 e2 अप टू en।
यानी इनमें जो सबसे बड़ा हमारे पास वेक्टर है हमने उसे k कह दिया और इसी जगह पर हमने उसे k से रिप्लेस किया, तो ये जो इक्वालिटी है वो इन इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये इक्वालिटी है वो इन इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, या हम ये इस तरह से हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं एज ए। अब देखें ये जो ए आई है ये सीक्वेंस है, ये सॉरी अल्फ़ा आई, ये कन्वर्ज करता है अल्फ़ा आई को एज एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि ये लेस देन एप्सिलॉन आई है या एप्सिलॉन डैश है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। तो हर आई के लिए हमारे पास ये कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक बहुत ही स्मॉल नंबर है। तो बाय यूजिंग दिस हम ये कह सकते हैं कि वाई एम माइनस वाई जो है वो लेसर इक्वल है एप्सिलॉन या सम अदर स्मॉल नंबर। सो वाई एम जो है वो वाई को कन्वर्ज करेगा एज एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो वाई इज़ कम्प्लीट। अगर वाई कम्प्लीट है तो हमें पता है कि अगर कोई स्पेस का हमारे पास कम्प्लीट है तो वो क्लोज भी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वाई जो है वो हमारे पास एक क्लोज्ड सबसेट है या क्लोज सब स्पेस है। क्योंकि अगर कंप्लीट है तो हमारे पास हर कॉची सीक्वेंस जो है वो उसी स्पेस में कन्वर्ज करेगा। इन केस ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस द अबव रिजल्ट मे नॉट होल्ड। अगर हम किसी भी स्पेस नॉन स्पेस की कोई ऐसी सब स्पेस फाइंड करें जो कि इनफाइनाइट डायमेंशनल है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वाई जो है वो कंप्लीट हो। हमने स्पेस ली है स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टीन्यूस फंक्शंस, ठीक है 0 1, कंसीडर अ सब स्पेस वाई, ऐसी सब स्पेस ली है जो इन वेक्टर्स की मदद से जनरेट हुई है। और ओबियसली ये स्पेस ऑफ पोलिनोमियल्स है, सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स, क्योंकि हर पोलिनोमियल कॉन्टीन्यूस है तो क्लियरली वाई जो है वो इसका एक सबसेट है, वाई इसकी एक सब स्पेस है, क्योंकि इनकी मदद से इनके लीनियर कम्बिनेशन से जो भी एलिमेंट बनेगा वो एक पोलिनोमियल होगा। हमने एक सीक्वेंस लिया y1 इज़ इक्वल टू 1, y2 इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी, y3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी स्केयर ओवर 2 फैक्टोरियल, y4 इज़ इक्वल टू 1 प्लस टी स्केयर प्लस टी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल, और yn इज़ इक्वल टू टी एन ओवर एन फैक्टोरियल। जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ये जो yn है वो e पावर t को कन्वर्ज करेगा, और e पावर t जो है ये हमारे पास एक पोलिनोमियल नहीं है, विच implies y इज़ नॉट क्लोज्ड, hence y इज़ नॉट complete।